गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन, आपका क्लास टीचर और आपका एसएसटी टीचर एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियोस में जो कि क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। बच्चों, इस टॉपिक का जो नाम है, टाइटल है, वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये नाम तय करता है कि बहुत पहले जब हमारे यहाँ मैनुअल चीजें थी तो उसके बाद अचानक इंडस्ट्री का आना एक चमत्कार था। ऐसा लगा जैसे भगवान आ गए हों, ऐसा लगा जैसे कोई जादूगर जादू करके चला गया, ये कर रहा है। जो चीजें 2-2 साल में बनती थी वो अब 1 घंटे में बन रही थी। जो डिजाइन, जो कपड़े हमने सोचे नहीं थे वो अब आ रहे थे। 50 लोग 100 लोग का काम एक मशीन कर रही थी। तो अपने समय में, अपने टाइम में ये एक जादू से कम नहीं था। अब जो हम आज करने जा रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर तक, पिछले वीडियोस तक ये बात देखी थी कि वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, वहां के लोग जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था, गांव के लोग कैसे थे, गांव में कौन काम दे रहा था, क्या इनकम हो रहा था, सभी चीजों को आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज। कॉलोनीज, गुलाम देश। आपको पता है भारत भी एक कॉलोनी था, तो जो देश गुलाम हो जाता है उसको कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप से निकलकर ऐसे देशों में पहुंच रहा था जो कि गुलाम देश थे, क्योंकि यूरोप में सब कुछ बनाना, फिर रॉ मटेरियल कैरी करके वहां ले जाना, बनने के बाद फिर वापस उसी मार्केट में ले जाना, तो तय हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लग रहा है और ट्रांसपोर्ट करने में खर्च आ रहा है। तो क्यों ना जहां बेचना है वहीं बनाया जाए, क्योंकि कच्चा माल जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी वहीं से आ रहा था। तो अब शुरुआत होती है कि वैसे देश जो गुलाम है वहीं पे अपनी जो है फैक्ट्री लगाई जाए। और उसमें हम बात करेंगे अपने भारत की, क्योंकि हम भी कॉलोनी थे, क्योंकि हम भी गुलाम थे। वो मेरे पिता थे, वो आपके थे, वो मेरे परिवार में थे, वो मेरे दादाजी थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, वो आपके दादा थे जो गुलाम थे। तो उस समय में जो भी लोग थे जिन्होंने भी इस तरह की चीजें देखी थी, उनको ये जादू तो लग रहा था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं जॉब को छीनने का काम किया। 50 लोग जो किसी काम को में लगे थे उनका काम छूट रहा था, क्योंकि उनके बदले में एक मशीन थी जो सबका काम अकेले करती थी। अब जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि बिफोर द एज ऑफ मशीन, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेट इनटू द इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट। कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आई थी तो दुनिया में दो चीज भारत से जाती थी, पहला सिल्क और दूसरा कॉटन। आज भी सिल्क साड़ी या कॉटन साड़ी या आप ऐसे कह ले बनारसी साड़ी, इन साड़ियों का जो क्रेज इंडिया में है, जो खादी का क्रेज इंडिया का है, वो अभी भी बहुत सारे देशों में नहीं है। लेकिन उस समय हम बहुत आगे थे, पूरे वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन हमें सबसे ज्यादा परेशानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई। इंडस्ट्री के आ जाने से इंडिया में बनी चीजों का बाहर जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते थे और हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे। आज भी बनारसी साड़ी 6,000, 8,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक आती है। ये जो प्राइस इतना हाई है, ये तय करता है कि इसको खरीदने वाले लोग कम हो जाए। तो ये दिक्कत सबसे पहले इंडियन मार्केट में आई। दूसरा, पर्शियन मार्केट में जो पर्शियन लोग थे उन्होंने क्या किया कि पंजाब, अफगानिस्तान और जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया है वो वहां से सामान खरीदने लगे। ये जो पाकिस्तान है हमारा, वो पहले पंजाब और सिंध ऐसे करके जाना जाता था, तो वहां से सामान खरीदने लगे। वो इंडिया से रॉ मटेरियल नहीं ले जा रहे थे, जिसके चलते इंडिया का इंपोर्ट वो भी खत्म हो गया। यानी अब इंपोर्ट के नाम पे हम, एक्सपोर्ट के नाम पे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, न रॉ मटेरियल और ना ही अपने फिनिश गुड्स। फिर सूरत और गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स। अब क्या हुआ कि इंडिया जो है चूंकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, तो इंडिया में इंडस्ट्री लगाने की बात जब आई तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का एक ही मीडियम था, और वो था ठंडा पानी, सॉरी वो था समुद्र का पानी। और वो समुद्र का पानी इंडिया को 4 जगह से टच करता था, खास 3 जगह से। तो वो 3 जगह थे मुंबई, केरला, तमिलनाडु और आपका कलकत्ता। हालांकि सॉरी बच्चों, गुजरात और कर्नाटक ने भी बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया में 3 बड़ी बातें थी। एक थी चेन्नई, चेन्नई के बाद दूसरा था हमारा मुंबई और तीसरा था कलकत्ता। ये तीनों पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस थे और बहुत ज्यादा यूज में थे। हालांकि बाद में इनको और ज्यादा यूज किया गया और जितने भी इंडस्ट्री थे उनको इन्हीं के आसपास सेटल किया गया, जिससे यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल जल्दी से लाया जा सके या इससे बने सामानों को जल्दी से वर्ल्ड में कहीं भी बेचा जा सके। इन सब चीजों के होने के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बने हुए चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन में अब कॉस्ट कम हो रहा था।
प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट कम हो रहा था, जिसके चलते प्रोडक्ट जो है सस्ते हो रहे थे। अब इंडिया में जो चीजें बन रही थी उसकी धूम तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, क्योंकि इंडिया पे कब्जा ब्रिटिश का था। हम सिर्फ उनके नौकर थे जो चीजों को बनाने में एक वर्कर का रोल प्ले करते थे। अब एक चीज बहुत फेमस रही, बहुत फेमस नाम रहा, वो था हमारा मसूलीपट्टनम। इसको कोई लोग मछलीपट्टनम के नाम से ही बोलते हैं। तो मसूलीपट्टनम वहां पे जो कोरोमंडल कोस्ट है, हाँ, हुगली इन वेस्ट बंगाल। देखिए मसूलीपट्टनम कोरोमंडल तट पे, दूसरा हमारा है हुगली इन बंगाल, हैज ट्रेड लिंक विद द साउथ एशियन पोर्ट्स। कि ये जो दो थे मसूलीपट्टनम और ये हमारा कलकत्ता वाला हुगली वाला पोर्ट, इसका जो कैपेसिटी वो बढ़ गया। साउथ एशिया के जितने भी देश थे उन सबके साथ, साउथ ईस्ट देश जैसे जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे कंट्रीज के साथ यहां से बिजनेस होना शुरू हो गया। इस बिजनेस ने वहां के वैल्यू को बढ़ा दिया, वहां के वैल्यू जो है बहुत आगे आ गई। अब वहां जो लोग थे वो इंडिया को जल्दी से पहुंच जाते थे, इंडिया को बहुत जल्दी वो टच कर लेते थे, इंडियंस गुड्स को वो परचेस कर लेते थे, और इंडिया का भी मार्केट, इंडिया मतलब अंग्रेजों का भी मार्केट एक्सटेंड हो रहा था, बढ़ रहा था। इसके बाद आपको पता है कि इंडोनेशिया में बहुत हद तक, वो भी एक कॉलोनी थी, वहां से भी बहुत चीजों को इंपोर्ट अंग्रेजों ने किया, तो रॉ मटेरियल भी लाना उनके लिए अब आसान हो रहा था ना। अब नेक्स्ट बात आता है हमारा, वेराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वेर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क टू एक्सपेंड ट्रेड, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाई एक्सपोर्ट्स। कि अब इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे मर्चेंट्स बन चुके थे जो दिन भर एक ही काम में इन्वॉल्व थे, और वो था नेटवर्क बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक नेटवर्क, जिसमें जो है वो चीजों को सप्लाई करते थे। नेक्स्ट है कि दे गेव एडवांस टू द वेवर्स procured and the woven cloths from the weaving cloths and carry the supply to the port। वो उन लोगों ने, उन लोगों को जो कि उनके काम के लोग थे, उनको जो है अब एडवांस पेमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनका काम आसानी से हो जाता था, और पोर्ट पर, बंदरगाह के किनारे तक उन चीजों को आसानी से पहुंचा दिया जाता था। यह सब चीजें इसलिए आसान थी क्योंकि वो लोग जिनको पहले एडवांस में पेमेंट आ जाता था वो बहुत खुश रहते थे, उनका काम आसान हो गया था, और वो जो है कंपनी को सपोर्ट करने लग गए थे। अब हमारा जो लास्ट है कि द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेट पावर एंड मोनोपोली राइट्स। कि ये सब चीजें चल रही थी, और इन चीजों के चलते यूरोपियन कंपनी जो कहीं भी थी, आज इंडिया में भी कंपनी है तो वो यूरोप की ही थी, वो जो है धीरे धीरे पावर गेन करने लगे, उनकी जो मोनोपोली वो बढ़ने लगी, और अब वो स्ट्रॉन्ग कंट्री बनते जा रहे थे। नेक्स्ट, trade through the new port of Calcutta and Mumbai came to be controlled by European companies। कि दोनों जो पोर्ट्स थे, कलकत्ता का या मुंबई का, वो सीधा सीधा यूरोपियन कंट्रीज के कंट्रोल में चली गई, जो कि इनके बदौलत बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। तो ये सब चीजें उस समय में चल रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी धीरे धीरे इन चीजों में कमी आई। आज हम एक फ्री कंट्री हैं, आज एक हम आजाद देश हैं, अब हमारी चीजें हम खुद करते हैं, लेकिन वो चीजें अब भी चलती है। आज भी आपके भारत में जितनी मेट्रो चलती है वो सब किसी दूसरे कंट्री का है, जापान ने फाइनेंस किया है और किसी कंट्री ने फाइनेंस किया है। तो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, लेकिन उस समय हम गुलाम थे और अब हम आजाद हैं। उस समय हमको ये करना ही पड़ता था, अब हमारी मर्जी पे है हम करें या ना करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।